स्वागत है आप सभी का समसमाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 15 से 17 जून 2026 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास उपलब्ध होती है। इस वीडियो क्लास की क्लास पीडीएफ और क्लास पीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा मासिक पैकेज है उसके अंतर्गत 10 MCQ का डेली टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। और महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ प्रदान किया जाता है। और मासिक पैकेज ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के पिन कमेंट को आप चेक करेंगे तो वहां पर हमारे मासिक पैकेज का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप संपूर्ण करंट अफेयर की तैयारी घटना चक्र के साथ मिलकर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। सबसे पहली खबर कौन सी है, यहां पर बात करते हैं। WT मारुत पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब ये जो WT मारुत पोर्टल है इसके बारे में आइए जान लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस, अब ये जो वैश्विक पवन दिवस है इसका आयोजन कब किया गया था, तो ये हुआ था आयोजित 15 जून को, ठीक, 15 जून को इसका आयोजन किया गया था। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन 2026 में भारत के पहले विंड टरबाइन सप्लाई चेन प्रबंधन पोर्टल जिसका नाम है WT मारुत, इसका शुभारंभ किया गया। परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा WT मारुत क्या है, ठीक है। तो ये WT मारुत जो है ये भारत का पहले विंड टरबाइन सप्लाई चैन प्रबंधन पोर्टल है। भारत का पहला विंड टरबाइन सप्लाई चैन प्रबंधन पोर्टल है, ठीक है। देखा जाए यह पोर्टल 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य, जो राष्ट्रीय लक्ष्य भारत के द्वारा निर्धारित किया गया है कि 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है, ठीक है, उसे प्राप्त करने हेतु घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती प्रदान करेगा। देखा जाए तो पोर्टल में घटक स्रोत दृश्यता, आपूर्तिकाल प्रमाणीकरण, सहयोग उपकरण, निर्यात सहायता और भारत में सुरक्षित डेटा होस्टिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां पर देखा जाए इसका विकास नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ के सहयोग से किया है। यानी कि जो ये WT मारुत का तैयार किया गया पोर्टल, इस पोर्टल को किसके द्वारा तैयार किया गया, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ये तो है ही, इसके साथ साथ में भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ, इन दोनों ने मिलकर यहां पर इस पोर्टल को तैयार किया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ये पोर्टल दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं कोडेन के बारे में। कोडेन ये भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र है, कोडेन, ठीक है। कोडेन क्या है, ये भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र है। महत्वपूर्ण हो जाता है, जब भी भारत का पहला, विश्व का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला आए तो वो पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर बात करें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद यानी कि IIT हैदराबाद ने भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यहां पर देखा जाए यह पहल भारत इनोवेट्स 2026 जो नीस फ्रांस में आयोजित किया गया था, उस दौरान देखा जाए IIT हैदराबाद और साथ ही साथ में CEEPL इंडिया और डसॉल्ट सिस्टम SI के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन का हिस्सा है, ठीक। यहां पर बात करें केंद्र अगली पीढ़ी की रिएक्टर प्रौद्योगिकियों, परमाणु सुरक्षा प्रणालियों, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग और उन्नत सामग्रियों पर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यहां पर देखा जाए केंद्र में 3D मॉडलिंग, डिजिटल ट्विन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हेतु कुशल मानव संसाधन विकसित किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र का नाम क्या है, कोडेन नाम है। और ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो इसकी स्थापना की जाएगी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद है वहां पर, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए लेफ्टिनेंट विशाल कुमार के बारे में, ठीक है। लेफ्टिनेंट विशाल कुमार के बारे में चर्चा करें तो इनको देखा जाए लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एवं राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सैन्य अकादमी, ठीक है, जो भारतीय सैन्य अकादमी है, यहां पर देखा जाए तो 198, ठीक है, 158वें नियमित पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड के दौरान लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तथा राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्रदान किया है। यहां पर बात करें बिहार के पटना निवासी लेफ्टिनेंट विशाल कुमार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण कर प्रशिक्षण प्राप्त किया था, ठीक है। अब यहां पर याद ये रखना है कि ये जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति स्वर्ण पदक पाने वाले लेफ्टिनेंट विशाल है, इनका संबंध कहां से है, BPSC के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पटना से है, पटना बिहार से है। अब नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है BPSC के लिए कि BPSC सीधे जिले से सवाल पूछ लेता है, एक व्यक्ति का नाम देगा, व्यक्तित्व का नाम देगा और उनका संबंध किस जिले से है ये सवाल पूछता है BPSC, तो इस दृष्टिकोण से याद रखिएगा पटना के। चलिए देखते हैं उन्होंने शैक्षणिक सैन्य प्रशिक्षण, शारीरिक दक्षता, नेतृत्व, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्टता का समग्र मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर
आईएमए का सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण जेंटलमैन कैडेट को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक समग्र मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट को दिया जाता है। और इस बार किसको प्रदान किया गया है? तो लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को प्रदान किया गया 158वां जो पासिंग आउट परेड था उस दौरान। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सर्वम एआई बना भारत का 130वां यूनिकॉर्न। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो सर्वम एआई भारत का जो इंडिजिनस एआई है, एआई सिस्टम है, एआई मॉडल है सर्वम एआई, ये भारत का देखा जाए तो 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, देखते हैं। भारत के पूर्ण स्टैक संप्रभ कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप सर्वम एआई ने सीरीज बी फंडिंग के दौर में 23.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाकर भारत का 123वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है। देखा जाए तो नवीन निवेश के बाद कंपनी का जो मूल्यांकन है, कंपनी का टोटल मूल्यांकन देखा जाए तो 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला एआई स्टार्टअप बन गया है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो भारत का पहला एआई स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बना है। ठीक है, और जिसकी जो टोटल वैल्यूएशन की बात कर ले तो 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर है। चलिए बात करते हैं इस फंडिंग दौर का नेतृत्व HCL टेक और बेसमेर वेंचर पार्टनर्स ने किया था, जबकि अन्य निवेशकों ने भी यहां पर भागीदारी दिखाई थी। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी ने 10.46% अल्पांश हिस्सेदारी, लगभग कितना है जो HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है इसकी केवल 10.46% हिस्सेदारी है, लगभग कितने के बराबर है? ठीक है, यहां पर बात करते हैं 1427 करोड़ रुपए में अधिग्रहित करेगी। ठीक, 1427 करोड़ रुपए में 10.46% हिस्सेदारी अधिग्रहित करेगी HCL टेक्नोलॉजी सर्वम एआई में। चलिए आगे देखते हैं। एक पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इस पुस्तक का नाम है अगस्त्यार। ठीक है, अगस्त्यार, यहां पर देखा जाए अगस्त्यार द यूनिफायर पुस्तक का विमोचन किया गया है। चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में ओ श्याम भट्ट और डॉक्टर MN सुधा के द्वारा लिखित पुस्तक अगस्त्यार द यूनिफायर का विमोचन किया है, जिसका तमिल अनुवाद प्रोफेसर कल्याणी ने किया था। यहां पर बात करते हैं कलईमगल पत्रिका द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक महर्षि अगस्त्यार के जीवन, शिक्षाओं और दार्शनिक योगदान पर प्रकाश डालती है। पुस्तक में अगस्त्यार को भारतीय ज्ञान परंपरा के एकीकरणकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने भाषा, चिकित्सा, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था। अगस्त्यार को तमिल व्याकरण तथा संगम साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। इनकी विरासत पोथीगई पहाड़ियों और कावेरी नदी से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो पोथीगई पहाड़ियां हैं और कावेरी नदी से जुड़ी हुई विरासत है अगस्त्यार का। ठीक है, जिसको आप ऋषि अगस्त्य के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रियदर्शनी निःशुल्क बस यात्रा सेवा। ठीक है, ये जो प्रियदर्शनी निःशुल्क बस यात्रा योजना है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? परीक्षा में पूछ सकता है डायरेक्टली कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रियदर्शनी निःशुल्क बस यात्रा योजना शुरू की गई है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। यहाँ पर बात करते हैं केरल में प्रियदर्शनी निःशुल्क बस यात्रा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिला, ट्रांसजेंडर व्यक्ति केवल राज्य सड़क परिवहन निगम में चर्चा करें यहाँ पर तो निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, और यहां पर देखा जाए योजना का उद्देश्य गतिशीलता बढ़ाना, परिवहन व्यय कम करना और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है। चर्चा करें तो सभी महिला एवं ट्रांसजेंडर व्यक्ति आयु, आय, जाति अथवा सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना इस योजना के पात्र होंगे, यानी कि सभी लोग इसके पात्र होंगे। ठीक है, लाभार्थी को यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से शून्य मूल्य टिकट जारी किया जाएगा। राज्य सरकार निगम के होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई करेगी, यानी राज्य सरकार जो है, जो राज्य परिवहन निगम है, ठीक है, उसकी जो नुकसान होगा इसके कारण से तो उसकी भरपाई राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और याद रखिएगा प्रियदर्शनी निःशुल्क बस यात्रा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आगे चर्चा करते हैं। मांडा लोक गायिका गावरी देवी का निधन हो गया है। ठीक है, ये जो गावरी देवी है इनका निधन हो गया है। चर्चा करते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध मांडा लोक गायिका गावरी देवी का 98 वर्ष की आयु में पाली जिले के देसूरी में निधन हो गया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1928 को बाड़मेर जिले में हुआ था। ठीक है, देखा जाए तो उन्होंने केसरिया बालम की लोकप्रिय प्रस्तुति के माध्यम से मांडा संगीत को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। केसरिया बालम, ये गाना आपने सुना भी होगा। ठीक है, राजस्थानी फोक सॉन्ग है। ठीक, राजस्थानी फोक सॉन्ग है केसरिया बालम, आपने यूट्यूब पर सुना होगा, बहुत से रील्स में यूज हुए हैं। रील तो अब आजकल तो स्क्रॉल करने का जमाना है, रील्स में केसरिया बालम गाना आपने सुना होगा। ठीक है, किसने गाया था? गावरी देवी ने गाया था। देखते हैं। लगभग 8 दशकों के संगीत जीवन में उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित विभिन्न मंचों पर राजस्थान और लोक संगीत परंपरा का प्रचार प्रसार किया।
उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1986 में प्रदान किया गया था, राजस्थान रत्न 2013 में, और वीर दुर्गादास राठौर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो गौरी देवी का नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सुदर्शन पटनायक को रूस ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप 2026 इन्होंने जीता है। ठीक है, यहां पर चर्चा करते हैं। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? सुदर्शन पटनायक ने जीता है। चर्चा करें। उड़ीसा के पुरी के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस के कलिनिनग्राद में आयोजित द्वितीय अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतकर यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। यानी कि पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक का नाम एक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जनगणना संचालित की जा रही है। ठीक है, जनगणना संचालित की जा रही है अभी, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो ब्रांड एम्बेसडर, ये कौन है? ये सुदर्शन पटनायक ही है। ठीक है, चर्चा करते हैं। उनकी 3 मीटर ऊंची रेत मूर्ति में पृथ्वी के दो विपरीत स्वरूपों को दर्शाया गया, जो पर्यावरणीय क्षरण और वनारोपण संरक्षण के द्वारा पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना का संदेश देती थी। ठीक, यहां पर देखा जाए जो सैंड इन्होंने अपनी कला बनाई, रेत की जो कला बनाई, उसमें इन्होंने 3 मीटर ऊंची रेत मूर्ति को दिखाया, रेत की मूर्ति बनाई, जिसमें दर्शाया कि आधे तरफ तो देखा जाए वनारोपण और संरक्षण पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना को दर्शाया, और साथ ही साथ आधी तरफ देखा जाए इन्होंने दर्शाया है जो पर्यावरणीय क्षरण है उसे। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो इनको रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से नवाजा भी गया। देखते हैं। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के 12 अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकारों ने पार्टिसिपेट किया था और अपनी कलात्मक प्रदर्शन किए थे। यहां पर देखा जाए सुदर्शन पटनायक वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित रचना के लिए सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 के बारे में, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक। कभी भी कोई रिपोर्ट इंडेक्स आप पढ़ते हैं तो आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले तो किसके द्वारा जारी किया जाता है और भारत की कौन सी रैंक है। ठीक, तो यहां पर देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 2026 का जो सूचकांक था, इसमें आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा। यानी कि सबसे शांतिपूर्ण देश किसको घोषित किया गया है? आइसलैंड को घोषित किया गया है। लगातार 19 सालों से देखा जाए तो आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है। ठीक है, बात करें भारत 2025 में 115वें स्थान पर था, तो ये 2026 में फिसल कर 127वें स्थान पर आ गया है। और इसका कुल स्कोर कितना है? तो इसका कुल स्कोर 2.409 दर्ज किया गया है। ठीक है, भारत का टोटल स्कोर यहां पर बात करें तो भारत 2025 में 15वें स्थान पर था, ये फिसल कर 2026 में 127वें स्थान पर आ गया है। और भारत का टोटल स्कोर कितना है? 2.49। ठीक है, 2.409। चलिए देखते हैं। सूचकांक में 163 देशों एवं क्षेत्रों का मूल्यांकन सामाजिक सुरक्षा, आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय संघर्ष तथा सैन्यकरण के सहित 23 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। यहां पर देखा जाए शीर्ष 5 देशों में आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड सम्मिलित है, जबकि रूस जो है ये सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा। ठीक है, 2026 की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जो सबसे लीस्ट यहाँ पर पीसफुल कंट्री कौन सी है? लीस्ट पीसफुल कंट्री है रशिया। ठीक, लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है? रशिया है। तो यहाँ पर ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में संपूर्ण डिटेल हमने चर्चा कर ली, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। डाक विभाग ने शुरू की ड्रोन आधारित डाक एवं पार्सल सेवा। यहाँ पर चर्चा करें, जो डाक विभाग के द्वारा ड्रोन एवं पार्सल सेवा स्टार्ट की गई है, ड्रोन आधारित। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर चर्चा करें तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश में मंडी प्रधान डाकघर और रेधारा शाखा डाकघर के बीच में पहली ड्रोन आधारित डाक एवं पार्सल सेवा शुरू की है। तो ये आपको नहीं याद रखना कि कहां से कहां तक शुरू की गई, आपको ये याद रखना है कि किस राज्य में शुरू की गई है ड्रोन आधारित डाक एवं पार्सल सेवा। तो ये कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देखा जाए तो इस पहल का उद्देश्य दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अंतिम छोर तक संपर्क यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है और वितरण दक्षता को बढ़ावा देना है। चर्चा करें तो ड्रोन सेवा के माध्यम से मंडी रहधारा मार्ग पर पहुंचने का समय 2 घंटे से घटकर 7 मिनट रह गया है और इसमें वास्तविक समय ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। डाक विभाग अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम के लगभग 150 मार्गों पर इस सेवा की विस्तार करने की योजना बना रही है। यानी कि देखा जाए तो इस ड्रोन को आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा पार्सल कहां तक पहुंचा। जो पहले
2 घंटे का होता था रास्ता, 2 घंटे का रूट होता था, वो घटकर कितना हो गया है, वो 7 मिनट रह गया है। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, किसके द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। चर्चा करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रडार से बचकर लंबी दूरी तक सटीक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। यहां पर बात करें, परियोजना का नेतृत्व एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के द्वारा किया गया था और इसके विकास में विभिन्न भारतीय रक्षा प्रयोगशालाओं तथा कंपनियों ने योगदान दिया था। यहां पर देखा जाए, इस उपलब्धि से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा, साथ ही साथ भारतीय सशस्त्र बलों की दीर्घ दूरी सटीक आक्रमण क्षमता और सामरिक शक्ति में वृद्धि भी होगी। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। कहां से किया गया? अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो मई 2026 में भारत की वस्तु निर्यात रिकॉर्ड जो है ये 45.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ठीक, बात करें जो एक्सपोर्ट था, भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है, गुड्स एक्सपोर्ट, वो मई 2026 में कितना रहा? तो ये 45.2 अरब डॉलर रहा। ठीक, चर्चा करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार मई 2026 में भारत की वस्तु निर्यात 18% बढ़कर रिकॉर्ड 45.2 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि सेवा निर्यात जो था ये 13.2% बढ़कर 36.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। ठीक है, इंजीनियरिंग वस्तुओं की निर्यात 24.5% बढ़कर 12.3 अरब डॉलर तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात जो है ये 11.6% बढ़कर 5.1 अरब डॉलर हो गया है। यहां पर बात करें, सिंगापुर, चीन, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका को निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि भारत जो है सबसे ज्यादा सिंगापुर, चीन, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका को निर्यात कर रहा है। आयात में देखा जाए तो 22.1% की वृद्धि के कारण भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 10.5 अरब डॉलर हो गया, जबकि वस्तु व्यापार घाटा 28.2 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो वस्तु व्यापार घाटा यानी कि हम आयात भी ज्यादा कर रहे हैं और साथ ही साथ देखा जाए भारत का जो व्यापार घाटा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहां पर दोनों चीजें बताई गई हैं। ठीक है, रिकॉर्ड वृद्धि तो हुई है निर्यात में, लेकिन वृद्धि के साथ साथ में जो आयात घाटा है वो भी बढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। एनसीआर में विकसित होंगे 4 ग्रीनफील्ड नमो सिटी। 4 ग्रीनफील्ड नमो सिटी कहां पर विकसित किए जाएंगे? दिल्ली एनसीआर में विकसित किए जाएंगे। देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना 2041 के तहत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक ग्रीनफील्ड नमो सिटी विकसित करने की निर्णय लिया है। देखा जाए तो इन शहरों का विकास अगले 5 वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और इन्हें क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस सिस्टम जैसे परिवहन केंद्रों के आसपास बसाया जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जेवर, ददरी, बुलंदशहर, नोएडा और खुर्जा को संभावित स्थानों के रूप में प्रस्तावित किया गया है। क्षेत्रीय योजना 2041 के तहत हरित आवरण बढ़ाने, प्रदूषण नियंत्रण करने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और एक प्रकार से देखा जाए तो नई सिटी विकसित की जाएगी आरआरटीएस के आसपास में। चलिए अगली खबर क्या है? शिकागो में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, शिकागो जो है वहां पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चर्चा करते हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1983 में विश्व धर्म संसद शिकागो में दिए गए भाषण, ठीक है, के लिए उनको विश्व भर में याद किया जाता है। प्रतिमा का अनावरण भारतीय प्रवासी समुदाय, ठीक है, के द्वारा किया गया, उपहार स्वरूप में किया गया, जो सेवा, मानवता और सार्वभौमिक सद्भाव के उनके संदेश का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान आयोजित विशेष परिचर्चा में जनप्रतिनिधियों, प्रवासी भारतीय संगठनों, सामुदायिक नेताओं ने पार्टिसिपेट किया और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया इस दौरान। ठीक, अगली खबर पर चर्चा करें। किरण पहल ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में 400 मीटर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में 400 मीटर की जो दौड़ थी उसमें देखा जाए स्वर्ण पदक किसने जीता है? किरण पहल ने जीता है। चर्चा करते हैं। हरियाणा की ओलंपियन किरण पहल ने सूरत में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में महिला 400 मीटर दौड़ में 53.49 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। यहां पर देखा जाए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी किरण पहल का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 50.92 सेकंड है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं।
पुरुष 400 मीटर स्पर्धा में तमिलनाडु के प्रदीप एस ने 48.41 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं पर पुरुषों के 3000 मीटर स्टेपल चेज में नवीन कुमार डागर तथा पुरुष भाला फेंक में देखा जाए आदित्य ने क्रमशः स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों में शामिल हुई स्मृति मंधाना। यहां पर देखा जाए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को टाइम मैगजीन वर्ष 2026 के 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में इनको शामिल किया गया है। इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान पाने वाली स्मृति मंधाना एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। यानी कि इस बार जो 2026 की लिस्ट जारी की गई है टाइम्स के द्वारा, उसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना है, जिनको 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो स्मृति मंधाना घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला तथा तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं। उन्होंने वर्ष 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2025 का सम्मान भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। रूसी हमले में यूक्रेन का 1000 वर्ष पुराना जो डोमिशन कैथेड्रल था, ये क्षतिग्रस्त हो गया है। ठीक है, देखते हैं। रूस के हवाई हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित डोमिशन, ठीक है, डोमिशन कैथेड्रल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर परिसर पेचेसर्क लावरा में स्थित है। यहां पर याद रखिएगा, अब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह नहीं हो जाता है कि रूस ने हमला किया, महत्वपूर्ण जो ये डोरमिशन कैथेड्रल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछेगा क्या, ये डोरमिशन कैथेड्रल ये कहां पर अवस्थित है, किस देश में अवस्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा डोरमिशन कैथेड्रल जो हवाई हमले के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? 4 ऑप्शन दे देगा। ईरान, लेबनान, यूक्रेन और रूस। ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा और इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, चर्चा करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमले को यूक्रेन के इतिहास और ईसाई सांस्कृतिक विरासत पर आघात बताया है, जबकि रूस के द्वारा देखा जाए अपनी भूमिका से इनकार किया गया। रूस ने कहा है कि इस हमले में हमारी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। आगे देखते हैं। संजीवनी जाधव ने भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 11 में 5000 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया। यहां पर चर्चा करें। कोलकाता के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में आयोजित भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 11 में संजीवनी जाधव ने महिला 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। संजीवनी जाधव 16 मिनट 47.16 सेकंड का समय लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि हरमिलन बैस दूसरे स्थान पर और सोनम परमार जो थी वो तीसरे स्थान पर रही थी। यहां पर देखा जाए अंतिम चरण में हरमिलन बैस ने बढ़त बना ली, लेकिन संजीवनी ने अंतिम 40 मीटर में शानदार वापसी कर जीत दर्ज की थी। पुरुषों के 100 मीटर स्पर्धा में देखा जाए तो दोंडापति एम जयराम ने 10.56 सेकंड का समय निकालकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे चर्चा करें। भारत स्लोवाकिया ने व्यापक साझेदारी स्थापित की। भारत और स्लोवाकिया के बीच में देखा जाए तो व्यापक साझेदारी जो है यह स्थापित हुई है। यहाँ पर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया ने रक्षा, शिक्षा, श्रम गतिशीलता, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में कई समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए और संबंधों को देखा जाए तो व्यापक साझेदारी का दर्जा दिया है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया गया है भारत और स्लोवाकिया की जो साझेदारी है उसको। यहाँ पर देखा जाए दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा क्षमता निर्माण को द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ बनाने पर जोर दिया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी समझौते के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, स्टार्टअप, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा 5G मानकीकरण पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एवं व्यापक अभिसमय अपनाने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने का समर्थन भी किया है। बेसिकली देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर के तौर पर भारत को होना चाहिए, ऐसा स्लोवाकिया के द्वारा कहा भी गया है, दोहराया गया है। चलिए अब कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। WT मारुत पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या फिर भारी उद्योग मंत्रालय? क्वेश्चन नंबर 2 है भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कोडेन कहां स्थापित किया जाएगा? IIT दिल्ली में, IIT मुंबई में, IIT हैदराबाद में या IIT कानपुर में? क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का 130वां यूनिकॉर्न बनने वाला पहला AI स्टार्टअप कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर कृत्रिम AI, सर्वम AI या फिर हैप्टिक AI या फिर येलो AI? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है
वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन रहा? स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या फिर आइसलैंड? और यहां पर बात करें, 5वां सवाल है, टाइम मैगजीन की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? हरमनप्रीत कौर, पीवी सिंधु, स्मृति मंधाना या फिर मीराबाई चानू? ठीक, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो की जो क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और एमसीक्यू आपको ऐप पर मिल जाएगा, जहां पर जाके आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करिए, प्रश्नों को हल करिए, सॉल्व करिए और अपने आप की तैयारी जो है उसको मजबूत करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।